everyone, welcome to Bhu Bharatam from Bharat to the globe, a beacon of hope. दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है और यही बात बिल्कुल फिट बैठता है यूएसए के ऊपर। दोस्तों, रिसेंटली आपने देखा होगा कि इसरो से 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट ने रेजिग्नेशन दे दिया और रीज़न ये दिया गया कि इसरो में सैलरी बहुत कम है और नए नए जो स्टार्टअप्स है या फिर प्राइवेट कंपनीज जो भी हैं इनमें सैलरी बहुत ही ल्यूक्रेटिव है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ साइंटिस्ट को तो यूएस से भी बड़े बड़े ऑफर्स आ चुके हैं। और इस मास रेजिग्नेशन से ठीक 2 दिन पहले यानी 15 जुलाई को एक बड़ा रैंसमवेयर अटैक होता है हमारे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम पर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और एक हैकर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स की तरफ से ये भी क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ से 19,000 सेंसिटिव फाइल्स चोरी करके डार्क वेब में डाल दिया गया है। और इन घटनाओं के कुछ दिन पहले यानी 9 जुलाई को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हो जाता है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया से हम यूरेनियम परचेज करेंगे। तो क्या ऑस्ट्रेलिया के साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट का साइन होना, सबसे बड़ा न्यूक्लियर फैसिलिटी पर रैंसमवेयर अटैक होना और उसके 2 दिन बाद ही 100 से ज्यादा इसरो साइंटिस्ट का रेजिग्नेशन देना, ये सभी घटनाएं क्या महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन भी है? चलिए इसको क्रोनोलॉजिकली समझते हैं। दोस्तों, 2025 के दिसंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बिल लाती है, शांति बिल, यानी द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका उद्देश्य ये था कि 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन करना। और इस बिल के तहत हमने अपने प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ कर दिया एटॉमिक डिपार्टमेंट में, लेकिन बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए। अगर आप इस 6 पेज के बिल को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इंडिया ने प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स को अलाउ बेटर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, इनोवेशन, मास प्रोडक्शन और फंड्स के चलते ही मेनली किया है। लेकिन लाइसेंसिंग और रेगुलेशंस के पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है और यही इनडायरेक्टली समझ में आता है कि मोदी जी ने अंबानी अदानी के लिए एक विंडो ओपन कर दिया है। खैर, इसमें यूएस अपना पूरा दम लगा रहा है इंडियन एटॉमिक सेक्टर में घुसने की, लेकिन पास्ट रिकॉर्ड्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया काफी कॉशसली फॉरेन पार्टिसिपेंट्स को लाइसेंस दे रहा है, जिससे यूएस की मोटिव फुलफिल नहीं हो पा रहा है। इंडिया ने रिसेंटली 6 अप्रैल 2026 को न्यूक्लियर फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी पर क्रिटिकल ब्रेक थ्रू हासिल किया है कालपक्कम न्यूक्लियर साइट पर, जिसका इस्तेमाल आगे चलकर कुडनकुलम न्यूक्लियर साइट पर होना है, जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। दोस्तों, आपको इस मैप में सभी 24 रिएक्टर्स दिख रहे होंगे और ये जो कुडनकुलम न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ये हमने रसिया की मदद से बनाया है। आप जानते हैं कितने देशों ने अभी तक इस टेक्नोलॉजी पर कामयाबी हासिल किया है? सिर्फ 2 देश ने, रसिया जो कि इस मामले में ग्लोबल लीडर है और इंडिया जिसने रिसेंटली ही इस पर क्रिटिकल ब्रेक थ्रू हासिल किया है। चाइना भी अभी डेवलपमेंटल स्टेज में ही है। बाकी यूएस, यूके, जापान, फ्रांस या जर्मनी, ये सभी ने अपने रिसर्च बंद कर दिए हैं हाई कॉस्ट और टेक्निकल चैलेंजेस के चलते। तो अभी सिनेरियो ये है कि ब्रिक्स या यूं कहें कि रिक कंट्रीज यानी रसिया, इंडिया और चाइना आगे है और G7 कंट्रीज पीछे है। तो इसे यूएस कैसे सहन कर सकता है? ये न्यूक्लियर फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी का इतना चर्चा क्यों हो रहा है? तो ये जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कि कलपक्कम में हमने अभी अभी हासिल किया है टेक्नोलॉजिकल एज, इसमें क्या होता है कि ये जितना कंज्यूम करता है एनर्जी, इससे ज्यादा का प्रोडक्शन करता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये 3 स्टेजेस में होगा
और इसका जो सेकंड स्टेज है उस वही क्रिटिकल था और उसमें ही हमने ब्रेक थ्रू किया है। और आगे इसका जो थर्ड स्टेज है इसमें थोरियम का इस्तेमाल होना है। और आपको पता है थोरियम पूरे दुनिया का जो थोरियम डिपॉजिट है उसका 25% सिर्फ इंडिया के पास है। और इंडिया की जो एनर्जी नीड्स है वो इसी से पूरा हो जाएगा और क्रूड ऑयल का इंपोर्ट भी हम कम कर पाएंगे। और ये सीधी तौर पर चोट है पेट्रो डॉलर को। तो यूएस का फड़फड़ाहट का रीजन पता चल रहा है आपको? यही नहीं, इसके बाद इंडिया ने बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी ग्लिच को सही किया है। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने मार्च में FCRA 2.0 बिल लाए जो कि जून 2026 के 22 तारीख को एक्ट बन गया। और इसी बीच वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है 4 अप्रैल 2026 को। इस एक्ट के आने के तुरंत बाद यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का कोलकाता में आना, मदर टेरेसा फाउंडेशन से बात होना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस एक्ट को लेकर रिव्यू पिटीशन डालना साफ दिखलाता है कि निशाना बिल्कुल सही था। लेकिन इंडिया ने यूएस की एक नहीं सुनी और इसी वजह से ही डीप स्टेट का जाग जाना काफी लाजमी था। डीप स्टेट की तरफ से इंडिया पर जितने हो सके हाइब्रिड वार खेला जा रहा है। आप खुद देखना, आपके सोशल मीडिया पर अगर आपने सेंसिटिव न्यूज़ फीड ऑन कर रखा है तो आपको दिख जाएगा कि अचानक से ही ये हालेलुया गैंग एक्टिवेट हो गए हैं और तरह तरह के एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स को भड़काया जा रहा है। चाहे रथ यात्रा में उल्टा सीधा कमेंट करना हो या इस्कॉन के बारे में हो, सभी जगह पर आपको एक कॉमन पैटर्न दिखेगा कि हिंदुओं के जितने भी देवी देवता हैं इनका अपमान करो, हिंदू रिचुअल्स का मजाक उड़ाओ। ये सभी अभी एक सोची समझी चाल के तहत किया जा रहा है। चाहे वो सोनम वांगचुक का समर्थन में जितने भी अभी रिपोर्टर्स आ रहे हैं वो आप देखना कि वही ग्लोबल लेफ्ट और टुकड़े टुकड़े गैंग वाले धीरे धीरे करके शामिल हो रहे हैं। वैसे फंडिंग की कमी होने के वजह से एक साथ तो नहीं आ पा रहे, लेकिन धीरे धीरे सही आ रहे हैं। अब आते हैं डील पर कि क्यों ये ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों पिछले हफ्ते 9 जुलाई को इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जो कि एंग्लो सैक्सन एम्पायर का ही एक सामंत टाइप का है यानी फ्यूडेटर है, इससे सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। सिर्फ यही नहीं, लोकल करेंसीज में ट्रेड करना और वहां पे मंदिर इकोसिस्टम का प्रमोशन, ये सब कुछ प्रोसेस में है और ये सीधा सीधा चैलेंज है डॉलर को। इसीलिए यूएसए अपना सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है। डायरेक्टली तो इंडिया पर अटैक नहीं कर पाएगा, इसीलिए अचानक से 15 जुलाई को एक बड़ा सा रैंसमवेयर अटैक होता है कुननकुलम न्यूक्लियर साइट पर, जहां पर आगे चलकर ये जो फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल होना है। अटैक के तुरंत बाद ये बोला जा रहा है कि अंबानी ने ये सब लीक करवाया ताकि इंडिया में एंटी अंबानी सेंटिमेंट बन जाए और इनका नाम लेकर थोड़ा अगर प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट खेल लिया जाए तब तो मजा आ जाएगा नहीं। और आप देख लेना ये सब आगे चलकर होगा भी, ये कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट जरूर करने की कोशिश करेंगे ताकि देश में ये सभी प्रोजेक्ट्स थोड़ा डिले हो जाए। इस इंसिडेंट के जस्ट एक दिन पहले यानी 14 जुलाई को ही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से एक मेमोरेंडम इशू किया जाता है सभी रिलेटेड डिपार्टमेंट या ऑफिसेस को कि क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स से जुड़े हुए साइंटिस्ट का रेजिग्नेशन या VRS को एक्सेप्ट ना करें। लेकिन 2 दिन बाद ही 100 से ज्यादा साइंटिस्ट रिजाइन कर देते हैं। रीजन ये दिया जाता है कि सैलरी बहुत कम है इसीलिए रिजाइन कर दिया। किसी को प्राइवेट सेक्टर में जाना है, किसी को अपना स्टार्टअप खोलना है और किसी को यूएस से भी ऑफर आ चुका है
ये सुनने को आ रहा है। हालांकि इसका पुष्टि अभी तक हुआ नहीं, होगा भी नहीं शायद कभी। खैर, तो क्या ये एक पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं लोगों का इंटरनल सबोटाज रहा हो इस हैकिंग के पीछे, या सिर्फ सैलरी ही इसका रीजन है? ये सरकार को देखना होगा, क्योंकि साइंटिस्ट का एंट्री लेवल 10 में होता है, जो कि एक आईएएस के समान होता है इन 7 सीपीसी। इन साइंटिस्ट के जाने के बाद अपना गगनयान मिशन, जो कि ऑलरेडी बहुत डिले में चल रहा है, वो और डिले हो जाएगा। एम का प्रोजेक्ट और बाकी तमाम प्रोजेक्ट्स में इनका डेट्रिमेंटल इफेक्ट आएगा, और यही यूएस चाहता है कि इंडियन स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स डिले हो जाए। हाँ, ये सच है कि इसरो का बजट बहुत कम है। सैलरी, प्रिविलेजेस अगर इनको आप नहीं दोगे तो किस मुंह से अपने को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कहते हो? विश्व गुरु बस बोलने से ही नहीं होगा, ज्ञान और ज्ञानियों का सम्मान भी करना जरूरी है। लेकिन यहाँ बस फ्रीबीज बटे जा रहे हैं, और इसी वीकनेस को यूएस ने पकड़ ली है। सरकार को इस पर ध्यान जरूर देनी होगी। सिर्फ एग्जिट पॉलिसी स्ट्रिक्ट करने से गुस्सा और बढ़ेगा, और यूएस इंडिया के स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली डिले करता जाएगा। अभी इस टग ऑफ वॉर में यूएस अपनी शक्ति दिखा रहा है, लेकिन क्या हम कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम भी चुपचाप अपना स्ट्रेटेजिक मूव्स चल रहे हैं। वो अपकमिंग वीडियोस में क्लियर होगा। इस वीडियो में काफी कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ है, जो आगे चलकर मैं क्लियर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।